एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOUP सेमेस्टर थर्ड एसी हिंदी में आप सभी बच्चों के पेपर में जो सवाल पूछा जाएगा, आइए जानते हैं कौन से सवाल आपके पेपर में आएंगे एसी हिंदी से। तो टॉपिक हमारा भाषा रहेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को भाषा पढ़ना है और भाषा से जुड़ा हुआ देखिए जो भी सवाल पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा वो सारा हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो 15 मार्क्स के ये सवाल आपके पेपर पूछेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू हुआ है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है, भाषा को परिभाषित करें और उनके भेदों के बारे में बताएं। देखिए, आपको ये सवाल 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो भैया 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस सवाल को दो पार्ट में बांट सकता है। पहले भाषा को परिभाषित करें, यानी भाषा के बारे में बताइएगा। उसके द्वारा दूसरा सवाल आ सकता है कि भाषा के जो विभिन्न भेद होते हैं उनके बारे में बताइए। तो हम लोग आपको यहाँ पर दो सवाल बता रहे हैं। ये सवाल अगर सिर्फ भाषा को परिभाषित करें तो 5 मार्क्स में आ सकता है, भाषा के अगर भेद के साथ पूछेगा तो 15 मार्क्स में आ सकता है। तो सवाल डिपेंड करता है आपसे 5 मार्क्स का पूछ रहा है या 15 मार्क्स का पूछ रहा है। सबसे पहले भाषा होता क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाषा क्या है, हमारे पास एक साधन है जिसके द्वारा हम सभी लोग, यानी आप, हम, ठीक है, जितने मनुष्य प्रजाति के लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं, अपने मन के जो भी विचार है उन सभी को क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, ताकि हम लोग बेसिकली अपने मन के विचार को शेयर करेंगे। यही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा एक बेसिकली क्या हमारे पास मार्ग होता है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को आप लिख कर बता सकते हैं, बोल कर बता सकते हैं, ताकि लोग उससे अच्छे समझ पाए और आपके बात को यहाँ पर समझने के बाद उनके हिसाब से काम किया जा सके। तो वही परिभाषा देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और व्यक्त करने का जरिया आप लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, बोल कर व्यक्त कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी कुछ हम ध्वनियों को यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब भाषा को समझने के लिए भाषा को आप लिख कर, बोलकर, समझने की दृष्टि से क्या करते हैं, 3 प्रकार बांट सकते हैं, यानी मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब आप सही बच्चे तो आराम जानते हैं मौखिक भाषा क्या होता है। जब भाषा में क्या करते हैं, आप अपने विचार एवं भाव को क्या करते हैं, बोलकर, यानी किसी के सामने आप अपने मन के विचारों रखते हैं लेकिन वो बोलकर प्रकट करते हैं, अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा भी अपने विचार सुनना चाहता है तो आप उसके विचार को सुनकर ग्रहण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मान लीजिए हम लोग किसी से फोन पर बात कर रहे हैं तो भाषा के हम लोग कौन सा रूप का यूज कर रहे हैं, मौखिक रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा का जो मौखिक रूप होता है, सीखने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर आप सही बच्चे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया आप वीडियो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑडियो सुनते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, हम अपनी मातृभाषा को परिवार और समाज से अनुकरण द्वारा सीख लेते हैं। हम अपनी मातृभाषा, अब आपकी मातृभाषा चाहे जो भी हो, चाहे हिंदी सीख रहे हो, चाहे इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो आप अपने घर के बोलचाल की भाषा में क्या कर लेते हैं, अपनी मातृभाषा को क्या करते हैं, अपने परिवार से और अपने समाज के द्वारा सीख लेते हैं। आपको उसके लिए कोई विशेष ज्ञान तो प्राप्ति करना नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार हमारे पास भाषा का मौखिक रूप क्या है, जिस भाषा के रूप में हम लोग विचार एवं भाव को क्या करते हैं, बोलकर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इस प्रकार के हम लोग जो भाषा का रूप होता है उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और उदाहरण आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो बेहतरीन तरीके से। अगला हमारे पास है लिखित भाषा, यानी जब नाम ही भैया लिखित है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भाषा को हम लोग क्या करेंगे, अपने मन के जो भी भाव है, जो विचार है, उनको हम लिख के क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब इसमें विभिन्न विभिन्न रूप है, आप कैसे लिखने चाहिए भैया, पत्र लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, समाचार पत्र है, कहानी है, आपकी जीवनी है, आपके संस्मरण हो गए, तार हो गए, बहुत सारे इसमें विभिन्न प्रकार के आप थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को सामने प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए आपको यहाँ पर अध्ययन तो करना पड़ता है। जैसे आप सभी बच्चों ने भी जो छोटे में थे तो छोटे में भैया फिर आपने क ख ग सीखा, फिर आ ई सीखा, फिर ABCD इंग्लिश सीखने के लिए सीखा, उसके बाद धीरे धीरे आपने शब्द बनाने सीखे। तो इसे सीखने के लिए आपको विशेष अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर आप कोई भी भाषा सीखिएगा तो उसका बेसिक सीखना पड़ेगा और इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके लिए आपको वर्ण समझने पड़ेंगे, शब्दों की जरूरत पड़ेगी, वाक्यों की, अथवा व्याकरण का संपूर्ण अगर ज्ञान होगा तो ही आप कोई चीज को क्या कर पाते हैं, सही से लिखकर या बोलकर समझा सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ होता है हमारे पास भाषा का लिखित रूप के लिए। अगला तो आप सही बच्चे जानते हैं सांकेतिक भाषा, यानी जिसमें आप क्या करेंगे, ना लिखकर ना बोलकर, यानी आप इशारों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करोगे। संकेत भाषा या सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसको हम विभिन्न प्रकार के दृश्य संकेत, यानी आप क्या कर सकते, दृश्य संकेत मतलब आप उसको चिन्हों द्वारा बेसिकली
अपने व्यक्त कर सकते हैं। इसमें बोलने वालों के विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ के आकार से बता सकते हैं। आप अपने बाएं तथा शरीर के जो चेहरे का हाव भाव है उसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा और उसकी माँ के बीच की जो भाषा होती है उस आखिर छोटा बच्चा देखिए ना बोल सकता ना लिख सकता, तो छोटा बच्चा इशारे के थ्रू क्या करता है, अपनी भावनाओं को क्या करता है, साझा करता है। अब इसी की तरह से क्या होता है, अधिकतर बच्चों जब भूख लगती है, माने छोटा बच्चा बेचारा उसको भूख लग रहा है, वो क्या करने लगे, रोने लगे। जब रोने लगे तो घर वाला समझ जाएगा बेचारा भूख लगा हो तो खाना दो, उसे खाना दो, समझ जाता है। तो ये हमारे पास रहता है भाषा क्या होता है, भाषा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। एक सवाल आता है पेपर में, भाषा का महत्व के बारे में बताएं। भाषा क्यों जरूरी है, भाषा का क्या महत्व है, भाषा सीखने के लिए या फिर भाषा का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। एक ही तरीके से कितने भी सवाल पूछे जाए मतलब एक ही निकलने वाला है, मतलब यहाँ नहीं बदलने वाला। आप लोग ये समझ लीजिए पहले। तो पहले बताया हुआ है भाषा मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है। देखिए हम सभी मनुष्य हो पशु हो हम लोग सब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बस शर्त ये हुई है कि मनुष्य जो है उच्च कैटेगरी का एक आदमी, एक कैटेगरी बन गया जिसको हमने मनुष्य नाम दिया, क्योंकि वो पशुओं से अलग है। क्योंकि पशु क्या करते हैं, वर्तमान की घटना अथवा आवश्यकता की अभिव्यक्ति के लिए संप्रेषण का उपयोग करते हैं। देखिए जो पशु होते हैं, जो उनके जीवन के आसपास की घटना यानी वर्तमान घटना होगी और उनको जिस भी चीज का जरूरत है उसी के लिए वो क्या करते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन करते हैं। मनुष्य अपने वर्तमान की नहीं, अपना भूतकाल की घटना को भी लेकर चलते हैं, मतलब आपके पास्ट में क्या बीता उसको लेकर चलते हैं। भविष्य में होने वाले जो भी संभावित चीजें उनको भी लेके क्या करते हैं, आप संप्रेषित भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आज से हजारों साल पहले की अगर बात करते हैं तो पशुओं की अनेक प्रजातियां एवं मनुष्य ने क्या किया, समूह बनाना शुरू किया। सबसे पहले सब ग्रुप बना के रहते थे। भाषा मनुष्य को क्या करती थी, अनेक जो अन्य पशु थे उनसे अलग बनाती थी। भाषा समुदाय की जो परंपरा होती है एवं संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने का साधन होता है। भाषा क्या करता है, किसी भी समुदाय में क्या करता है, उसकी परंपरा, उसकी जो संस्कृति होगी उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए, मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। अपने हमारे जो भी पूर्वज है, हम अपने पूर्वज की जो दिनचर्या है, उनके सामाजिक परंपरा आदि की जानकारी जो हमें मिलती है, इससे हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भाषा का नहीं रहता क्या हम उन चीज़ बात समझ सकते नहीं। इसलिए भाषा से क्या होता है, चिंतन एवं मनन का क्या होता है, माध्यम होता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि भाषा की विशेषताओं के बारे में बताइए। भाषा की क्या क्या विशेषता है, इनके बारे में आपको बताना है। तो भाषा की विशेषताओं में देखिए पहला पॉइंट आपको लिखना है यादृच्छिकता, मतलब इसका होता है माना हुआ। यहां मानने का अर्थ है व्यक्ति द्वारा नहीं वरन एक विशेष समूह द्वारा मानना, मतलब एक पार्टिकुलर कोई ग्रुप द्वारा कोई चीज को मानना। एक विशेष समुदाय, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर कोई वर्ग या कोई ग्रुप है हमारे पास, किसी वस्तु या वस्तु के लिए जो शब्द बना लेता है उसका उस भाव से कोई संबंध नहीं होता। मान लीजिए कोई समुदाय या कोई ग्रुप है, किसी भी वस्तु या कोई चीज का मान लीजिए शब्द बना लिया तो उसका उस भाव से कोई संबंध नहीं होता। यह समाज की इच्छा अनुसार मानव संबंध होता है, मतलब समाज ने जिस चीज को माना हुआ है वही चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाला है। आप अपने हिसाब से चीजों नहीं मान सकते, इसीलिए उस वस्तु के लिए भाषा में दूसरा शब्द प्रयोग होता है। भाषा में यह जो होता है यादृच्छिकता शब्द और व्याकरण दोनों रूप में मिलती है। अतः यादृच्छिकता जो होती है बेसिकली भाषा का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। मतलब जैसे मान लीजिए पानी है तो पूरे समाज के लिए ये क्या हमारे पास पानी है, ये नहीं कि आप पानी का नाम बदल के भैया रख दोगे नानी, ऐसा नहीं चल सकता है हमारे पास। जिस समाज ने उसे अपनाया उसी चीज का आपको काम करना पड़ेगा। फिर सृजनात्मकता, मानवीय भाषा की जो मूलभूत विशेषता होती है हमारे पास, जो मानव के द्वारा भाषा बोली जाती है, सबसे मूलभूत विशेषता हमारे पास उसकी सृजनात्मकता क्या है। अन्य जीवों में बोलने की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए जो भी अन्य जीव हमारे पास पाए जाते हैं उनमें जो उनकी बोलने की प्रक्रिया होती है, मतलब जिस प्रकार प्रोसेस से बोलते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन मनुष्य शब्दों और वाक्य विन्यास की समिति प्रकृति से नित्य नए नए प्रयोग करता है। मनुष्य क्या क्या देखिए अपने हिसाब से शब्दों में हेरफेर करते रहता है और नए नए देखिए शब्द यहाँ पर बनाते रहता है। सीमित शब्दों को विभिन्न, मतलब हमारे पास जो भी वर्ड्स है वो तो लिमिटेड है, लेकिन विभिन्न विभिन्न ढंग से हम उन्हें प्रस्तुत करते हैं और अलग अलग भाव में व्यक्त करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की भाषाओं का यहाँ सृजन होता है हमारे पास। इसीलिए यहाँ पर भाषा से हम लोग बहुत प्रकार की भाषाओं का निर्माण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास अनुकरण ग्राह्यता, मतलब यहाँ बताया हुआ है कि मानवेतर यानी जो भी मानव प्राणी हमारे पास उनकी जो भाषा होती है जन्मजात होती है तथा वे उसमें अभिवृद्धि या परिवर्तन तो नहीं कर सकते, किंतु जो भी मानवीय हमारे पास, लेकिन जो भी मानवीय यहाँ पर भाषा है वो तो जन्मजात नहीं होती। मनुष्य क्या करता है, भाषा को समाज में अनुकरण से, मतलब भाषा समाज में जिस पर भाषा इस्तेमाल हो रहा है उसके अनुसार से धीरे धीरे सीखता है। अनुकरण का ग्राह्य होने से क्या होता है, मनुष्य एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल भी कर लेता है, सीख भी लेता है। यदि भाषा अनुकरण मतलब उसके ग्रहण करने योग्य नहीं है तो मनुष्य क्या करता है, जन्मजात भाषा तक ही सीमित रह पाता है। अगला है परिवर्तनशीलता,
मानव भाषा क्या है, वो परिवर्तनशील होते रहती है, इन परिवर्तन होते रहता है उसमें। वही शब्द दूसरे युग तक आते आते नया, मतलब एक यही शब्द क्या होते हैं, एक नए युग आते आते कुछ नया मतलब या फिर नया शब्द बना लेते हैं या नया रूप ले लेते हैं। पुरानी भाषा में इतनी परिवर्तन हो जाते हैं कि नई भाषा का उदय, मतलब देखिए आने वाले मान लीजिए जो भी पीढ़ी रहेगी उनके लिए ये शब्द नहीं रहेंगे, इन शब्दों कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा और उनके हिसाब से काम करना होगा हमें। संस्कृत में हिंदी तक ही का विकास यात्रा भाषा के परिवर्तन, देखिए मान लीजिए पहले हम लोग जो भाषा पढ़ते थे वो तो संस्कृत था, संस्कृत से ना आज वर्तमान जो हिंदी भाषा में, उसी का एक उदाहरण हमारे पास है। अगला हमारे पास है कि विविक्तता, ठीक है, विविक्तता। मानव भाषा क्या है, विच्छेद है, उसकी संरचना होती है वो कई घटकों से होती है। ध्वनि से शब्द हो गया, शब्द से हमने वाक्य विच्छेद कर लिया, अनेक प्रकार से यहाँ गुजरता है, जिसके कारण जो मानव भाषा होता है उसको विविक्त यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास सवाल है, भाषा की प्रकृति के आधार पर भाषा के जो रूप होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो यहाँ बताया हुआ है भाषा के, देखिए प्रकृति के आधार पर बात करें तो दो रूप होते हैं, या तो कथित या तो लिखित। यानी एक कथन के द्वारा, यानी आप या तो बोल के लिखोगे या बोलोगे या तो लिखोगे। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है, यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द मूल ध्वनि से बनते हैं। इस तरह वाक्य जो रहता है शब्द और मूल ध्वनि की भाषा का अंग है। व्याकरण से इन्हीं के अंग प्रत्योग हम अध्ययन करते हैं अथवा व्याकरण भाषा के पास स्थित होता है, ठीक है। अगला हमारे पास है भाषा के विविध रूपों के बारे में चर्चा करना है, जिनमें भाषा के विशिष्ट तो तीन रूप होते हैं हमारे पास। पहला होता है बोली है, फिर बोलियां होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास परिनिष्ठित भाषा होता है, और तीसरा होता है हमारे पास राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बोली क्या होता है हमारे पास, जिससे हम बोली के बारे में जानते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए कोई खास स्थान में या किसी स्थान पे जो बोली का वहाँ पर इस्तेमाल होता है किसी साधारण समूह द्वारा या उस समूह के द्वारा जहाँ मोस्टली वो घर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बोली कहते हैं भैया, बोलियाँ कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। भारत में लगभग मान के चलिए भैया 600 से अधिक बोलियाँ जा रही है। जैसे अगर आप जाइएगा भैया तो बिहार में भोजपुरी हो गया, शायद मगही हो गया, ब्रज भाषा हो गया, अवधी, बहुत प्रकार की यहाँ पर देखिए हमारे बोलियाँ बोली जाती है। तो अलग अलग जगह की हमारे पास अलग अलग बोलियाँ भी होती है। फिर होता है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से क्या होता है हमारे पर नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह परिनिष्ठित हो जाता है, यानी व्याकरण का जब इस्तेमाल करते हैं, परिष्कृत या साफ करते हैं, बेसिकली यहाँ शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, परिनिष्ठित हो जाता है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिष्कृत होकर वो भाषा बन चुकी है, जिसका उपयोग भारत के लगभग सभी स्थानों पर आजकल होता है। फिर अगला हमारे पॉइंट बताया हुआ है कि जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चल के यही भाषा क्या हो जाती है, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर एक राजभाषा या राष्ट्रभाषा की स्थापना कर देती है, हमारे स्थान पा जाती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर क्या होती है, बड़े पैमाने पर यानी अधिक पैमाने पर विशिष्ट क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बन जाती है कि हाँ आपको विचार अपने शेयर करने चाहिए, इस पर काम करता है। और सारे देश की जो भावनात्मक एकता को भी क्या करती है, सहायक बनने में हेल्प करती है। भारत में लगभग 15 भाषा है, पर हमारे देश में जो राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा तो माना हुआ है, राजभाषा का गौरव प्रदान किया। इस प्रकार हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। जैसे रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रांसीसी, जर्मनी हो गया हमारे पास, जापान में जापानी भाषा। इस प्रकार से सभी जगह में अलग अलग भाषाओं का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, भाषा की प्रकृति पर चर्चा करें। तो भाषा की प्रकृति पर चर्चा करें, नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा एक प्रकार से जटिल और बहुपरतीय विषय, मतलब बहुत प्रकार की परत से बना हुआ विषय। यह न केवल हमें संप्रेषण का माध्यम है बल्कि एक सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया भी है। यहाँ पर भाषा के कुछ रूपों के बारे में चर्चा की गई है। पहला यह है कि भाषा एक सामाजिक प्रकृति होती है, यानी एक सोशल नेचर रखता है। भाषा हमारे समाज में उत्पन्न होती है और समाज में ही यह विकसित होती रहती है। यह एक सामाजिक व्यवहार है जो मनुष्यों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे हर समुदाय की बेसिकली अपनी अपनी भाषा होती है या बोली होती है जो उनकी सांस्कृतिक पहचान लक्ष्य में बन जाती है। अगला हमारे पास है प्रतीकात्मक प्रकृति, यानी सिंबॉलिक नेचर। भाषा में क्या होता है, कुछ प्रतीकों का हम एक समूह होता है। शब्द स्वयं में क्या होते हैं, कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन समाज द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो भी उनसे स्वीकृत अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अर्थपूर्ण बनाते हैं। जैसे पानी शब्द केवल ध्वनि है, पर उसमें हम जल को भी समझ सकते हैं, नीर का भी मतलब वही निकलता है। तो पानी से देखिए विभिन्न प्रकार के शब्द निकलते हैं जिसका हम एक ही मतलब समझते हैं यहाँ पर। अगला है व्यवस्थित प्रकृति, यानी सिस्टमेटिक नेचर। भाषा एक सुव्यवस्थित, मतलब एक पूरा पूरी कह सकते हैं हमारे पास सिस्टमेटिक, एक पूरा एकदम परफेक्ट हमारे पास सिस्टम से बना हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, व्याकरण, वाक्य संरचना, उच्चारण आदि के हमारे पास यहाँ नियम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हिंदी में भाषा की जो सामान्य संरचना होती है उसमें कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म यहाँ पर लागू होता है। अगला पॉइंट है परिवर्तनशील प्रकृति, यानी डायनेमिक नेचर। यहाँ बताया हुआ है कि भाषा तो स्थिर नहीं रहती है,
वह समय, समाज और तकनीक के साथ क्या रहती है, बदलते रहती है। उदाहरण, पहले के जमाना में जो प्रयुक्त होता था उसमें तद्भव शब्द अब विदेशी या तकनीकी शब्द से क्या हो रहा है, बदलते आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास मनोवैज्ञानिक प्रकृति यानी साइकोलॉजिकल नेचर। तो भाषा का गहरा संबंध हमारे सोचने की प्रक्रिया से होता है। हम जो सोचते हैं उसे शब्दों के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम अपनी अनुभव, भावनाएं एवं विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाते हैं। फिर अभिव्यक्ति पूरक यहाँ प्रकृति यानी एक्सप्रेसिव नेचर। भाषा केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रह चुका है, यह आपकी भावनाएं, कल्पना और रचनात्मक को भी यहाँ प्रकट करने जरिया होता है। और फिर अनुकूलनशीलता यानी एडेप्टेबिलिटी। भाषा से हम नए शब्द बनाते हैं, शैलियाँ, तरीका अपनाकर हर समय अपने हिसाब से बदलते रहते हैं और नए नई चीज़ों को यहाँ पर हम खोज करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भाषा की प्रकृति पे जो विभिन्न रूप होते हैं उनके बारे में चर्चा करना था, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का हमारा ये सवाल सॉरी आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने आपसे बच्चों को एसी हिंदी में सेमेस्टर थर्ड का भाषा पढ़ाया, भाषा के विभिन्न रूप पढ़ाएं, भाषा की प्रकृति के बारे में बताएं, विशेषता बताएं, महत्व बताएं। ये सभी टॉपिक जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा वो कवर होता है। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर देना है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो 50 में 50 मार्क्स ला सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।